हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पॉलिटी क्लास 12 का चैप्टर 1 को हम देखने जा रहे हैं, वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे कि आखिरकार जो राष्ट्र के निर्माण में क्या क्या चुनौतियाँ आई थी, हमारा देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद क्या क्या समस्या देखने को मिली है। तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज की क्लास में पढ़ेंगे कि राष्ट्र निर्माण की क्या क्या चुनौती थी। हमारे चैप्टर का क्या नाम है? सॉरी, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ जो हमारे इस चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में पढ़ना है वो क्या चुनौतियाँ थी। क्या चुनौतियाँ थी, क्या चुनौतियाँ थी, ये सबसे पहले पढ़ना है। इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है वो है विस्थापन और पुनर्वास। विस्थापन और पुनर्वास। ये कब हुआ? तो ये विभाजन के कारण हुआ। तो हमें विभाजन भी पढ़ेंगे, फिर विभाजन में कौन कौन सी समस्या आई थी और इसका क्या परिणाम हुआ। फिर इसके बाद राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, भाषा आधार पे हुआ, क्षेत्र के आधार पे हुआ, धर्म के आधार पे हुआ, कैसे ये गठन हुआ, इन सभी के बारे में हम आज की क्लास में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि पहले हम परिचय के थोड़ा देख लेते हैं कि भारत की आज़ादी के संबंध में। परिचय में हम देख लेते हैं सबसे पहले भारत की आज़ादी। भारत की आज़ादी। तो हम लोग को पता है कि भारत आज़ाद कब हुआ था। ये आज़ाद हुआ था 14 से 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। 1947 ईस्वी को हमारा देश जो क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। ये माना जाता है कि 14 अगस्त के मध्यरात्रि को 14 अगस्त के मध्यरात्रि को हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो लेकिन जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, किसके गुलामी करके, तो गुलामी से किसके आज़ाद हुआ, गुलामी कर रहा था ब्रिटिश सरकार का। ब्रिटिश सरकार का गुलामी कर रहा था। कौन कर रहा था? हमारा देश। लगभग माना जाता है कि 200 वर्षों के बाद आज़ादी मिली। ये लगभग में आता है, ठीक है। लगभग 200 वर्षों के बाद हमारे देश को क्या मिली, आज़ादी मिली। और ये इतना सुनहरा दिन था कि हमारा देश आज़ाद हो गया। कब? 14 से 15 अगस्त के मध्यरात्रि को। लेकिन हमारे गांधी जी ने बताया, हमारे गांधी जी ने कहा इसी समय जो है आज़ादी के समय, हमारा देश कब आज़ाद हुआ, 14 से 15 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि को आज़ाद हुआ। लेकिन इसी संदर्भ में क्या हुआ था कि महात्मा गांधी बोलते हैं, कौन? महात्मा गांधी जी बोलते हैं, महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि कल हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन है, हमारे लिए हमारी बहुत ही क्या है, अच्छा दिन होगा। आने वाला जो कल है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन होगा, सुखद दिन होगा। कह सकते हैं कि हमारे लिए खुशी का दिन होगा। लेकिन खुशी तो होगा ही, साथ ही साथ गम का भी दिन होगा। अब आप लोग सोचिए कि हमारा देश तो आज़ाद हो गया था, तो हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे लिए खुशी का दिन होगा, एक त्यौहार होगा। लेकिन ये गम कैसे हुआ, है ना? ये गम कैसे हुआ? तो गम इसलिए हुआ कि जिस दिन आज़ाद हुआ तो उसी दिन जो है हमारा भारत देश में विभाजन को भी देखना पड़ा। विभाजन के साथ आज़ादी मिली। ये हम लोग परिचय देख रहे हैं। विभाजन के साथ क्या मिली? आज़ादी मिली। आज़ादी ऐसे ही नहीं मिल गई थी, विभाजन के साथ आज़ादी मिली। कहने का क्या मतलब है
कि भारत में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। ये दोनों मिलकर के क्या कहलाया? ये दोनों मिलकर के पाकिस्तान बना। ये दोनों मिलकर के क्या बना? पाकिस्तान बना। और ये पाकिस्तान कैसा देश बना? तो ये बना मुस्लिम राष्ट्र बना। अब आप लोग समझिए कि हमारा भारत जो है, उस समय भारत जो था, भारत में बहुसंख्यक किसका था? हिंदू का। और अल्पसंख्यक कौन था? ये था बहुसंख्यक। और अल्पसंख्यक कौन था? मुस्लिम था। मुस्लिम क्या था? अल्पसंख्यक था। अल्पसंख्यक। तो मुस्लिम, हम लोग आगे देखेंगे कि मुस्लिम लीग ने कैसे जो है मांगा था कि हम लोग एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। भारत एक कौम का देश नहीं बल्कि दो कौम का देश है। तो इस तरह से पाकिस्तान क्या हो गया? अलग हो गया। तो क्या पाकिस्तान तो अलग हुआ तो वो एक मुस्लिम राष्ट्र कहलाया, लेकिन क्या भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र कहलाया? तो ऐसा नहीं था। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं कहलाया। भारत के संविधान में जो ऐड किया गया, लागू किया गया, वो था धर्मनिरपेक्ष लागू किया शब्द। सेकुलरिज्म का अवधारणा लागू किया गया। सेकुलरिज्म यानी सभी धर्म को मनाने की पूर्णतः आज़ादी है। तो हम लोग यहाँ तक देख लिए। अब थोड़ा सा हम लोग परिचय को देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ था। तो आइए समझते हैं। भारत की आज़ादी कैसे हुई? लगभग 200 वर्षों की आज़ादी की गुलामी के बाद 14 से 15 अगस्त सन 1947 के मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। लेकिन इसी आज़ादी के साथ देश की जनता को देश के विभाजन का सामना पड़ा। और इसलिए तो महात्मा गांधी का उस दिन बोले भी कि कल जो है हमारे लिए खुशी का भी दिन होगा और साथ ही साथ गम का भी दिन होगा। यानी कि खुशी आया तो साथ साथ गम भी आया। कहते हैं ना, जिंदगी में सिर्फ खुशी नहीं रहता है, अगर खुशी है तो गम भी आता है, गम है तो खुशी भी आता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? खुशी और गम दोनों साथ ही साथ आ गया है ना। तो हमारे लिए एक दुर्भाग्य भी बात, एक सौभाग्य की बात थी कि हमारा देश आज़ाद हो रहा था, और दुर्भाग्य की बात हुई थी कि हमारे देश को विभाजन का सामना करना पड़ा। तो फिर एक संविधान सभा नेक्स्ट डे लगा। क्या लगा? संविधान सभा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने। ये बने प्रथम प्रधानमंत्री। और इन्होंने एक भाषण दिया। इन्होंने भाषण क्या दिया? ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। ऐसा करके उन्होंने एक भाषण दिया, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। कहने का मतलब है कि हमारा जो भारत को विभाजन का सामना करना पड़ा, तो उनका मानना था कि हमारा देश का जो भाग्य है वो अपना डेस्टिनी खुद लिखेगा और उस पर विश्वास करें, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो विश्वास करें, ट्रस्ट करें, किस पे? डेस्टिनी पे ट्रस्ट करें। ऐसा भाषण दिया था। कौन भाषण दिए? तो ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जो बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये भाषण दिया। अब आई बात, अब उस समय जोर पकड़ रही थी, जैसे कि विभाजन हुआ तो बताई गई कि दो बात की सबकी सहमति थी। कहने का मतलब है कि सभी का मानना था, हमारे देश के जो भी राजनेता थे उनका क्या मानना था कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा। और दूसरा क्या था उनका मानना कि दूसरा एक, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हमारा देश जो आज़ाद हुआ तो उसके बाद नेहरू जी ने भाषण दिया। नेहरू जी ने क्या दिया? भाषण दिया। उन्होंने भाषण क्या दिया? ट्रस्ट विथ डेस्टिनी।
ऐसा उन्होंने भाषण दिया। इसके बाद वहाँ के शासक जो थे, भारतीय शासक जो राजनेता थे, उनका मानना था देश कैसे चलेगा, आखिरकार देश में शासन व्यवस्था कैसी होगी। तो देश की शासन व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग रहा था। देश के शासन व्यवस्था पर क्या लग रहा था? प्रश्न चिन्ह लग रहा था। तो बताया गया कि देश में जो शासन किया जाएगा वो किस तरीके से शासन किया जाएगा, वो यहाँ पर बताने का प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ शासन जो है लोकतांत्रिक तथा संवैधानिक तरीके से किया जाएगा। संवैधानिक तरीके से किया जाएगा। पहला बात। दूसरा बात, उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य किए जाएंगे। समाज के सभी वर्गों का कल्याण हो, ऐसा कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो ये दो बातों पर सहमति जताई गई कि शासन व्यवस्था इस प्रकार से यहाँ किया जाएगा। ये क्या था? शासन करने का तरीका। ये था शासन करने का तरीका कि इस प्रकार से शासन किया जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ रहा है क्या कि वहाँ जो राजनेता थे उन्होंने बताया कि दो तरीके से शासन किया जाएगा, कि लोकतांत्रिक तथा संवैधानिक तरीके से, और दूसरा कि समाज के सभी वर्गों का कल्याण हो, इस प्रकार से शासन किया जाएगा। ठीक है, अब आगे की बात हम लोग करते हैं। आगे है कि आज़ाद भारत की नई राष्ट्र की आखिरकार क्या क्या चुनौतियां रही, है ना। तो इस बात पे हम लोग देखते हैं। इसके बाद क्या टॉपिक आ रहा है? आज़ाद भारत। अब भारत गुलाम नहीं है, ये अब बात हो रही है 1947 के बाद की। 1947 के बाद की, अर्थात क्या कहेंगे? अर्थात आज़ाद भारत के नए राष्ट्र के निर्माण के लिए एक मिनट, निर्माण के लिए क्या क्या चुनौतियां थी? तो सबसे पहला चुनौती जो आता है, सबसे फर्स्ट चुनौती जो था वो था एकता और अखंडता की चुनौती। अखंडता की चुनौती। इस पर हम पहले बात कर ले, नहीं पहले हम पूरा चुनौती को लिख लेते हैं। इसके बाद क्या चुनौती थी? लोकतंत्र की स्थापना। और जो तीसरा चुनौती हमारा था
वो था, तीसरा चुनौती क्या था? समानता पर आधारित विकास। समानता पर आधारित विकास। अब आएगा प्रश्न कि 3 चुनौतियां आखिरकार थी कैसे, ठीक है, ये कैसी ये चुनौती थी, तो हम एक एक पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले हम अपना चुनौती ले लेते हैं, वो है एकता और अखंडता की चुनौती। सबसे पहला चुनौती क्या है? एकता और अखंडता की, एकता और अखंडता की चुनौती। इसको हम सबसे पहले विस्तार से समझते हैं। एकता और अखंडता की चुनौती हमारा टॉपिक आ गया। तो बात ऐसी थी कि जब भारत आज़ाद हुआ, पॉइंट हम लोग ऐसे देखते हैं, जब भारत क्या हुआ, भारत आज़ाद हुआ, तो इसके फलस्वरूप पाकिस्तान बना, है ना। एक बना पंजाब और बंगाल जो था वो टूटा। ये दोनों इलाकों से क्या बना? इसके पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। उसमें ये बन रहा था पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो है वो इस साइड में था और पश्चिमी पाकिस्तान इस साइड में था। तो क्या हो रहा था उसमें कि ये जो दोनों इलाका था, ये बहुसंख्यक आबादी यहाँ की मुस्लिम थी। बहुसंख्यक आबादी कौन थी? यहाँ की जो बहुसंख्यक आबादी थी वो थी मुस्लिम। बहुसंख्यक आबादी कौन था? मुस्लिम था। तो अब ये दोनों क्या हो गया? बंटवारा हो गया। अब हम लोग समझते हैं जब भारत आज़ादी हुआ तो 565 छोटे बड़े रियासत हुआ करते थे। छोटे बड़े रियासत भी हुआ करते थे। तो ये खतरा मंडरा रहा था कि भारत पाकिस्तान तो अलग हो ही गया, भारत और पाकिस्तान अलग हो गया, और ये अलग होने का आधार क्या था? तो अलग होने का आधार धर्म था। धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया। तो अब बताओ, भारत जो पहले अखंड राष्ट्र होता, अगर ये दोनों भी भारत के साथ में होता तो भारत की एकता ज़्यादा मजबूत होती, भारत एक अखंड राष्ट्र के रूप में होता। लेकिन अब ये दोनों क्या हो गया? अलग हो गया था, अलग हो गया। इन्होंने मांग कर दी क्या? धर्म के आधार पे हम क्या करेंगे? बंटवारा करेंगे, और ये बंटवारा हो भी गया। तो आगे ये मतभेद होना शुरू हो गया कि अगर कहीं धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया तो संस्कृति के आधार पर बंटवारा होगा, फिर आगे चल के भाषा के आधार पर बंटवारा होगा, और अगर ऐसा बंटवारा होता है तो हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती बन जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहला चुनौती यही बन रहा था कि भारत में एकता कैसे आए और एक अखंड राष्ट्र का निर्माण कैसे हो। तो 565 छोटे बड़े रियासत जो था, ये भी 565 छोटे बड़े रियासत हुआ करता था, और इनको भी कहीं ना कहीं ये भी जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो अंग्रेज सरकार ने फूट डालो शासन करिए, तो नीति उसकी शुरू से ही थी। तो इन रियासतों को भी कह दिया ना कि तुम लोग को अगर मर्जी है तो भारत में मिलो, नहीं तो पाकिस्तान में मिलो, नहीं तो तुम लोग स्वतंत्र रह सकते हो। तो एक तो पहला बात कि पाकिस्तान अलग हो गया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान भारत से विखंडित हो गया। दूसरा कि ये रियासत भी अगर अलग हो जाते हैं, तो भारत के टुकड़ा टुकड़ा हो जाता, और अगर ऐसा होता तो भारतीय नक्शा पर, भारत जो वर्ल्ड मैप पे भारत एक बिंदुवत रूप में रह जाता, और भारत की एकता और अखंडता जो है पूरी तरह से चकनाचूर हो
जाता। तो आप लोग को क्या समझ में आ रहा है कि एकता और अखंडता की चुनौती कैसे थी? तो भारत आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान बना, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो ये एकता के लिए क्या थी? ये एकता नहीं थी, ये अलग हो गया, मीन्स विखंडित हो गया, बंटवारा हो गया, विभाजन हो गया, और ये बहुत बड़ी उस समय की चुनौती थी। तो एकता और अखंडता की चुनौती समझ में आया। फिर क्या था कि 565 रियासतों को अलग होने का डर था, तो ये उसमें एकता और अखंडता का खतरा मंडरा रहा था। दूसरा हम लोग बात करते हैं वो है क्या? लोकतंत्र की स्थापना। दूसरा नंबर पे लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्र की स्थापना। दूसरा क्या है? लोकतंत्र की स्थापना। दूसरा हमारा क्या है? लोकतंत्र की स्थापना। अब ये दूसरा चुनौती है, ये क्या है? ये दूसरा चुनौती है। नए राष्ट्र के निर्माण के लिए दूसरी बड़ी चुनौती थी। दूसरी बड़ी चुनौती थी। अब कैसे चुनौती थी ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो लोकतंत्र क्या कहते हैं कि आप लोग जो है, लोकतंत्र का परिभाषा क्या है? तो वैसी शासन पद्धति जिसमें जनता के लिए तथा जनता के द्वारा चलाए जाने वाला शासन। एक बार हम लोकतंत्र की डिफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। लोकतंत्र आखिरकार कहते किसे हैं? तो लोकतंत्र शासन व्यवस्था जो होता है जनता का, सिंपल शब्दों में समझो, जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा चलाए जाने वाली शासन। शासन को ही हम लोग क्या कहते हैं? लोकतंत्र शासन कहते हैं। और इसमें जो है सभी लोगों को मौलिक अधिकार दिया गया था। मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। ये 6 मौलिक अधिकार लोगों को दिया गया था। और क्या प्रदान किया गया था? तीसरा जो था वो था मतदान का अधिकार। तो ये मतदान का अधिकार किसको दिया गया था? सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार दिया गया था। मतदान का अधिकार दिया गया था। अब बात यहाँ पर आ रही है कि लोकतंत्र की स्थापना करना था, नए राष्ट्र के निर्माण के लिए दूसरी बड़ी चुनौती हो रही थी। अभी क्यों चुनौती था? क्योंकि लोकतंत्र में बताया गया कि जनता का शासन जनता के लिए तथा जनता के द्वारा चलाए जाने वाली शासन है, और इसमें मौलिक अधिकार लोगों को देने की बात की गई थी। सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार दिया गया था। और क्या था कि ये शासन जो होगा ये संवैधानिक तरीके से किया जाएगा। ये शासन कैसा होगा? तो ये संवैधानिक तरीके से शासन किया जाएगा। ये शासन जो होगा ये संवैधानिक तरीके से किया जाएगा। संवैधानिक तरीके से किया जाएगा। ये सारी बातें बताई गई थी कि लोकतंत्र में ऐसे शासन होगा। लेकिन यहाँ पर बात क्या था कि लोकतंत्र की स्थापना इतनी बड़ी जनसंख्या में, अभी हमारा देश विभाजन कर रहा है, विभाजन का जो है विभाजन जो हमारा देश हुआ और ऐसा आंखों से आंसू रोया हमारा देश, तो इसके बाद ये जो लोकतंत्र की स्थापना है क्या ये सफल हो पाएगा?
क्या ये सफल हो पाएगा? और इसी आधार पे हमारा देश का शासन चलेगा और क्या एक अखंड राष्ट्र का निर्माण कर पाएगा? ये चुनौती वहाँ पर हो रही थी कि लोकतंत्र की स्थापना कर कैसे इसको सफल बनाया जाए और क्या ये सफल हो पाएगा, इसका प्रश्न चिन्ह उस समय वहाँ के शासक के हमारे देश के भारत के जो उस समय के शासक थे, वीर थे, उनके दिमाग में ये ऐसा ख्याल आ रहा था। तो ये था लोकतंत्र की स्थापना और ये भी एक उस समय क्या बन रही थी, एक चुनौती बन रही थी। तीसरा आता है, तीसरा जो चुनौती है वो है लोक समानता पर आधारित विकास। तीसरा क्या चुनौती है? समानता पर आधारित विकास। समानता पर आधारित विकास। समानता पर आधारित विकास, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। समानता पर आधारित विकास, अब ये क्या था? तो भारत में पहले ये बताओ, भारत की जनसंख्या तो बड़ी थी और भारत में विभिन्न जाति के, विभिन्न संस्कृति, धर्म के लोग रहते थे और इन सभी को ये विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, इन सभी लोगों को समान रूप से व्यवहार, समान दृष्टिकोण से सभी का विकास करना, ये हमारे लिए उस समय क्या बन रही थी? ये हमारे लिए उस समय एक चुनौती बन रही थी। अब इतना बड़ा देश जो है, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न मजहब के लोग रह रहे हैं और उन सभी के साथ समान व्यवहार, किसी के साथ भी गलत ना हो, ऐसा विकास करना क्या था? एक चुनौती बन रही थी। इसीलिए उसी समय एक प्रावधान किया गया था। एक क्या प्रावधान किया गया था? प्रावधान किया गया था कि सभी के लिए जन कल्याण किया जाएगा। सभी के लिए क्या किया जाएगा? जन कल्याण किया जाएगा। इसके अंतर्गत आया था, समानता के अंतर्गत किया जाएगा। अब बात आती है कि कुछ वर्ग जो होते हैं वो समाज में पिछड़े वर्ग हैं। वो समाज में क्या है? पिछड़े वर्ग है। मीन्स समाज में उनकी ज़्यादा स्वायत्तता नहीं है, उनकी ज़्यादा जो है क्या नहीं है, अधिकार नहीं है। वो लोग बहुत ही कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग हैं। तो उनके लिए भी कुछ प्रावधान किया जाए। तो उनके लिए क्या प्रावधान किया गया कि जो सामाजिक या आर्थिक दृष्टिकोण से सामाजिक या आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया। क्या किया गया? विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया। आरक्षण का प्रावधान किया गया। प्रावधान किया गया। क्या था कि समानता पर आधारित विकास हम लोग देख रहे हैं। उस समय विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति कहने का मतलब आप लोग को लग रहा होगा कि हमारा देश तो विभाजन हो गया था। हमारा देश क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। तो हिंदू और मुस्लिम जो है उसका बंटवारा हो गया था। हिंदू और मुस्लिम का बंटवारा हो गया था। लेकिन ऐसा हुआ था ज़रूर, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे कि फिर भी जो है 15% मुसलमान जो है वो भारत में ही रह गए थे। और इसके अलावा बौद्ध, जैन, यहूदी, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ रह रहे थे। तो
जो अगर यहाँ रुके हैं तो वो क्या है, भारतीय संस्कृति को मानेंगे, और भारतीय संस्कृति को मानेंगे अगर भारत के लिए उनके हृदय में भी क्या होगा, देशभक्ति होगा। और अगर उनके हृदय में भी देशभक्ति है तो उनके लिए भी ये अधिकार है कि उनको भी समान दृष्टिकोण से उनका भी विकास हो। इसलिए कहा गया कि सभी के लिए जन कल्याण का नीति लाया जाएगा और सामाजिक या आर्थिक दृष्टिकोण से जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए विशेष आरक्षण का भी व्यवस्था किया जाएगा। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि दलित वर्गों के लिए आरक्षण दिया गया, महिलाओं जो समाज में पहले बहुत ही पीछे थी उनके लिए भी आरक्षण दिया गया। हालांकि आज तो बहुत लोग ऊपर उठ रहे हैं लेकिन उसका विरोध करते हैं लोग कि इनको आरक्षण क्यों दिया गया। इससे समाज में वो भी उसी तरीके से उनके साथ में कदम से कदम मिला करके चलने के काबिल बन पाए इस आरक्षण की वजह से ही। और हम लोगों को वो धन्यवाद करना चाहिए कि ऐसा प्रावधान हमारे भारत में लागू है ताकि यहाँ के सभी लोगों को किसी को भी हे दृष्टिकोण से ना देखा जाए। पहले दलित वर्गों के लिए कहा जाता था कि सवा वित्ता से वो क्या होता है, छूत माना जाता था, ऐसा बहुत सारे हुआ करते थे। लेकिन आज क्या है कि आज हर कोई उतनी ही ऊंचाइयों पर पहुँच रहे हैं। आप लोग को याद होगा कि 2015 बैच की टॉपर टीना डाबी रह चुकी थी, वो दलित वर्ग से थी लेकिन वो नंबर 1 रैंक पूरी यूपीएससी जो कि पूरे भारत का सबसे बड़ा एग्जाम कहा जाता है उसमें रैंक 1 वो हासिल की थी। तो आज भी दलित वर्ग जो है वो पीछे किसी से कम नहीं है, लेकिन उस समय पिछड़ा था और इसके लिए विशेष आरक्षण का व्यवस्था किया गया था। ठीक है, तो ये था समानता पर आधारित विकास। ये भी उस समय के लिए एक बहुत ही बड़ी क्या बन रही थी, एक बहुत ही बड़ी चुनौती बन रही थी कि कैसे कैसे ये होगा। तो ये 3 चुनौतियां हम लोग जो है पढ़ लिए। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि वो 3 चुनौतियां क्या थी, एक बार फटाक से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हमारी चुनौती क्या था कि एकता और अखंडता की चुनौती सबसे फर्स्ट नंबर पे ये चुनौती बरकरार थी। दूसरा चुनौती क्या था, लोकतंत्र की स्थापना। तीसरा चुनौती क्या था, समानता पर आधारित विकास। अब हम लोग पढ़ेंगे वो है द्विराष्ट्र सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत, द्विराष्ट्र सिद्धांत। अब ये क्या है, ये कौन सी बला है द्विराष्ट्र सिद्धांत। तो आज़ादी के समय जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा द्विराष्ट्र सिद्धांत। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो क्या हुआ कि मुस्लिम लीग एक संस्था थी जिसमें मुसलमानों की बहुसंख्या थी, बहुसंख्यक आबादी उसमें थे, वो एक संस्था थी। उसमें मुस्लिम लीग ने क्या मांग किया, उन्होंने कहा कि भारत एक कौम का देश नहीं है, मीन्स एक मजहब का, एक धर्म का देश नहीं है, ये 2 कौम का देश है, एक हिंदू और एक मुसलमान। इसलिए मुस्लिम को उनके बहुसंख्या के आधार पर उनका विभाजन कर दिया जाए और उनको एक अलग क्षेत्र, उनको एक अलग भूभाग प्रदान कर दिया जाए। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग किसने की, इसकी मांग जो है मुस्लिम लीग ने मांग किया, या हम कह सकते हैं कि प्रस्ताव रखा, या हम क्या कह सकते हैं कि प्रस्ताव रखा। मुस्लिम लीग ने मांग किया या हम कह सकते हैं कि प्रस्ताव रखा। तो इसके कारण क्या हुआ, एक बात समझ लो कि मुस्लिम लीग का आखिरकार गठन कब हुआ था। तो ये मुस्लिम लीग का गठन सन 1906 ईस्वी में हुआ था, है ना। तो ये मुस्लिमों के कारोबार को देखता था, मुस्लिमों के विकास को देखता था। ठीक है, मुस्लिम लीग ये था। इनका कहना था, यानी हम लिखेंगे कि इनके अनुसार भारत एक कौम का देश नहीं, भारत एक कौम का देश नहीं बल्कि 2 कौमों का देश है। ये कौन कह रहा है, ये मुस्लिम लीग कह रहा है। मुस्लिम लीग के जो लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि बल्कि 2 कौमों का देश है, 2 कौमों का देश है। अब ये कौन कौन है, पहला हिंदू और दूसरा मुसलमान। तो इसलिए इनका कहना था कि क्या कर दिया जाए, इसलिए
इसलिए भारत का विभाजन कर मुस्लिम लोगों के लिए एक अलग राष्ट्र घोषित किया जाए, एक अलग राष्ट्र घोषित किया जाए। एक अलग राष्ट्र घोषित किया जाए, ये मांग उन्होंने किया। और कहीं ना कहीं ये जा करके फिर इस आधार पे भारत का विभाजन हुआ। तो आज की क्लास में हम यहाँ तक ही देखेंगे कि द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग हो रही है। अब कैसे कैसे विभाजन हो रहा है, उसके रोकने के लिए क्या कोई आए थे, क्या जो है आगे विभाजन हुआ तो उसमें क्या क्या समस्या आई, विभाजन हुआ तो उसके परिणाम क्या क्या देखने को मिला, क्या क्या भारत को क्षति हुई उससे, है ना, इंटरनल क्या प्रॉब्लम हुआ, मानसिक रूप से क्या प्रॉब्लम हुआ, ये सब हम आने वाले आगे के क्लास में देखेंगे। तो आज तक हम लोग ये देखें, आज हम पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जानते हैं कि हम लोग क्या क्या देखें। सबसे पहले हमने परिचय देखा भारत में कि भारत जो है क्या गुलाम था, किसके गुलाम था, तो ब्रिटिश सरकार के गुलाम था ना, लगभग 200 वर्षों तक गुलामी कर रहा था। उसके बाद आज़ाद हुआ, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कहा कि नहीं, भारत का विभाजन हो जाना चाहिए। किसके आधार पे, धार्मिक धर्म के आधार पे। दूसरा हमने क्या देखा, इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि राष्ट्र निर्माण, यानी कि जब विभाजन तो हो गया ठीक है, लेकिन अब एक नए राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या क्या चुनौतियां आई। तो 3 चुनौतियां हमने पढ़ा, क्या क्या था। सबसे पहला चुनौती क्या था, हमने चुनौतियां पढ़ा कि राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे क्या क्या चुनौती होती है। तो पहला एक तो अखंडता की चुनौती, दूसरा लोकतंत्र की स्थापना, और तीसरा समानता के आधारित विकास। चुनौती पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा, द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत, यहाँ तक आज की क्लास हमने किया। इसके बाद आने वाली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, विभाजन के क्या समस्या हुई विभाजन में और उसका क्या परिणाम हुआ, आगे के क्लास में देखेंगे। फिर आने वाली क्लास में हम देखेंगे कि कैसे कैसे राज्यों का पुनर्गठन हुआ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर आगे के क्लास में मिलेंगे।